आज हम थोड़ा प्राचीन जापान की दुनिया में झांकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वहां का जो भूगोल है उसने कैसे वहां के समाज संस्कृति को बनाया, और हाँ, वहां के लोगों की शुरुआती मान्यताएं कैसी थी, कैसे एक राजनीतिक सिस्टम धीरे धीरे बना। बिल्कुल, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति, लोगों के विश्वास और फिर बाहर से जो असर आए, उन्होंने मिलकर जापान की शुरुआती तस्वीर गढ़ी। मतलब कैसे एक आइलैंड ग्रुप ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं जापान के भूगोल से। ये एक द्वीप समूह है और मानसून का असर रहता है ना, गर्मियों में नमी और बारिश, सर्दियों में ठंडा और सूखा। इसका वहां की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा? देखिए, मानसूनी बारिश ने चावल की खेती को बहुत मदद की और चावल वहां की अर्थव्यवस्था का एक तरह से आधार बन गया। लेकिन जापान का भूगोल सिर्फ मौसम नहीं है, वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत है। लगभग 3/4 जमीन तो समझिए पहाड़ी ही है। अच्छा, तो फिर खेती के लिए जमीन तो कम बचती होगी। हाँ, बहुत कम। मुश्किल से आप कह सकती हैं कुल जमीन का 6ठा हिस्सा ही खेती लायक है। इसीलिए कुछ मैदानी इलाके जैसे कांटो है, इसे है किनाई मैदान है, ये बहुत ही कीमती हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन मैदानों पर कब्जा करना एक तरह से ताकत पाने का जरिया बन गया होगा। हाँ बिल्कुल, इतिहास देखें तो पता चलता है कि शुरुआती कबीले जो पूरब की तरफ बढ़े वो असल में अच्छी जमीन की तलाश में ही थे। और एक बात और है, पहाड़ देखने में तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं और घास के मैदान भी कम है, तो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं बन पाती। और नदियों का क्या? जैसे हम और सभ्यताओं में देखते हैं, क्या वो व्यापार या आने जाने में मददगार थी? ये थी, खतरनाक थी। शायद इसीलिए जापान की पुरानी कहानियों में या इतिहास में नदियों का उतना जिक्र नहीं मिलता जितना पहाड़ों का मिलता है। पहाड़ों को पवित्र माना गया, जैसे देवताओं का घर हो। अपने देवताओं का जिक्र किया, तो बात करते हैं शुरुआती लोगों की मान्यताओं की। ये कहानी क्या है? हाँ देखिए, 3वीं सदी के आसपास के चीनी इतिहासकारों ने लिखा है जापान के बारे में। वे राजवंश के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस समय पश्चिमी जापान में कबीले धीरे धीरे एकजुट हो रहे थे। समाज में पद, अनुशासन, इन चीजों का महत्व था। और एक दिलचस्प बात है, पिमिकू या हिमिको नाम की एक रानी का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब शायद सूर्य की बेटी हो सकता है। तो ये सूर्य पूजा की तरफ इशारा है। और उनकी पूजा पाठ रस्मों के बारे में क्या पता चलता है? क्या यही शिंटो धर्म की शुरुआत थी? शोक मनाना और फिर पानी में नहाकर शुद्ध होना। यात्राओं पर एक खास आदमी होता था जिसे फॉर्च्यून कीपर कहा गया है, जो सबकी तरफ से अशुद्धता अपने ऊपर ले लेता था। तो ये सब चीजें शिंतो यानी देवताओं के मार्ग की शुरुआती झलक जरूर देती हैं। और शिंतो की सबसे खास बात कामी है, आपने कहा। कामी मतलब भगवान? सिर्फ भगवान नहीं, कामी का मतलब बहुत व्यापक है। कोई भी चीज, कोई इंसान, कोई जगह जिसमें कोई विशेष शक्ति या गुण महसूस हो। वो पहाड़ हो सकता है, पेड़ हो सकता है, झरना या कोई पूर्वज या कोई खास तलवार भी, कुछ भी। ये असल में प्रकृति से गहरे जुड़ाव का नजरिया है, हर चीज में एक शक्ति देखना। अरे वाह, मतलब हर चीज में दिव्यता। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसमें पवित्रता, शुद्धता, पहले शारीरिक बाद में मानसिक भी, इसका बहुत महत्व था। शिंटो का कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई एक पवित्र किताब नहीं है। ये जापान के लोगों की अपनी भावनाओं, प्रकृति से उनके रिश्ते का ही एक रूप है। हर कबीले का अपना उजिगामी होता था, यानी कुल देवता, जो अक्सर उनके अपने पूर्वज ही होते थे। कमाल है। तो फिर ये कबीले धीरे धीरे एक राज्य कैसे बने? ये यामातो राजवंश कैसे उभरा? ऐसा माना जाता है कि क्यूशू द्वीप से कुछ लोग बेहतर जमीन की तलाश में पूरब की तरफ बढ़े और यामातो के जो उपजाऊ मैदान थे वहां आकर बस गए। यहीं से यामातो राजवंश की शुरुआत हुई। और इसी समय चीन और कोरिया का असर भी बढ़ने लगा, जैसे कांसे और लोहे का इस्तेमाल, लिखने की कला और शासन चलाने के तरीके भी वहां से आए। और फिर बौद्ध धर्म भी आ गया। हाँ, 6ठी सदी में कोरिया के रास्ते बौद्ध धर्म जापान पहुंचा। अब इसको लेकर शुरू में जो ताकतवर कुल थे जैसे सोगा और मोनोनोबे, उनके बीच थोड़ी अनबन, झगड़ा भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये राजदरबार में और जो ऊंचा तबका था उनमें काफी लोकप्रिय हो गया। राजकुमार शोतोकू जैसे शासकों ने इसे बढ़ावा भी दिया। तो क्या उन्होंने चीन का जो राजकाज का मॉडल था उसे पूरी तरह अपना लिया? कोशिश तो हुई। 7वीं सदी में ताई का सुधार हुए, जिनके जरिए चीन के तांग राजवंश की नकल पर एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने की कोशिश की गई, जैसे जमीन सुधार, नया टैक्स सिस्टम, सरकारी विभाग वगैरह। 702 में एक ताइहो कोड लागू हुआ। उसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि जो पूजा पाठ संभालने वाला विभाग था जिंगी कान, उसे राज्य के मामलों को देखने वाले विभाग दाजो कान से ऊपर रखा गया। अच्छा, यानी सीखा तो चीन से, पर अपनी जो धार्मिक पहचान थी या कहिए सम्राट की जो दैवीय स्थिति थी उसे सबसे ऊपर रखा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बाहरी असर लेते हुए भी अपनी जड़ों को, अपनी खासियत को बनाए रखने की कोशिश थी। वैसे भी जापान के जो जमीनी हालात थे, चावल की खेती का तरीका था और जो स्थानीय कबीले थे वो काफी मजबूत थे। उनके चलते वो चीनी मॉडल पूरी तरह कभी कामयाब हो भी नहीं पाया। फिर राजधानियां भी बदली जी, पहले नारा, फिर हेयान, जो आज का क्योटो है। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, 710 में राजधानी नारा ले जाई गई और नारा बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। बड़े बड़े मंदिर बने, जैसे तोदाईजी मंदिर। लेकिन धीरे धीरे इन मंदिरों और मठों का राजनीतिक और आर्थिक असर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो खतरा लगने लगे। हाँ, कुछ ऐसा ही। इतना बढ़ गया कि 794 में राजधानी को हेयान क्यो यानी आज के क्योटो ले जाना पड़ा, ताकि शासक वर्ग इन मठों के सीधे प्रभाव से कुछ बच सके। अच्छा, तो मंदिरों का दबदबा इतना बढ़ गया था। और हेयान काल में क्या खास हुआ? फुजीवारा परिवार का जिक्र आता है। बिल्कुल, हेयान काल में फुजीवारा परिवार बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। उनका तरीका ये था कि वो अपनी बेटियों की शादी सम्राटों से करवाते थे और फिर जब बच्चे होते थे तो उनके नाम पर वो खुद शासन चलाते थे। या तो उससे शो बनकर, मतलब अगर सम्राट छोटा है तो उसके नाम पर, या कंपकू बनकर यानी वयस्क सम्राट के सलाहकार या रीजन के तौर पर। असल सत्ता उनके हाथ में आ गई थी। तो क्या इस वक्त आते आते चीन का असर कुछ कम हुआ, अपनी एक अलग जापानी पहचान बनने लगी? हाँ, धीरे धीरे 894 के बाद चीन में जो आधिकारिक मिशन भेजे जाते थे वो बंद कर दिए गए। जापानी भाषा को लिखने के लिए एक नई लिपि काना विकसित हुई। इससे फिर जापानी साहित्य खूब फला फूला, जैसे मान्योसु कविताओं का संग्रह है या गेंजी की कहानी, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास भी मानते हैं। हालांकि चीनी भाषा और विचार अभी भी प्रशासन और फिलॉसफी के लिए जरूरी थे, पर एक अलग जापानी संस्कृति उभर रही थी। जमीन की व्यवस्था भी बदल गई थी। शोइन यानी निजी जागीरें बहुत बढ़ गई, जिससे केंद्र की सत्ता लगातार कमजोर होती चली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम जापानी इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल कर रहे हैं जहाँ शिष्टाचार और सुंदरता, मतलब जीने का तरीका ही कुछ और था। हाँ बिल्कुल, ये हेयान काल का, खासकर उसके ऊंचे तबके का एक बहुत ही अनोखा समय था। आप कह सकते हैं कि जीने की कला और चीजों को देखने का नजरिया वही सब कुछ था। और मजेदार बात यह है कि इसका असर बाद में भी दिखता है ना? हाँ दिखता है, शायद उतना साफ नहीं, पर हाँ उसकी गूंज तो है।
उस दौर को समझे बिना आगे के बदलाव समझना मुश्किल है, ये तो पक्का है। हमारे पास उस जमाने के कुछ लेख हैं, जैसे वो मशहूर गेंजी की कहानी। हाँ, गेंजी मोनोगातारी। और पिलो बुक भी है, यह हमें उस समाज की एक झलक देते हैं। गेंजी की कहानी तो काल्पनिक है, पर फिर भी। हाँ, काल्पनिक होते हुए भी वो उस दरबारी समाज का आईना है, उनके रिश्ते, उनकी सोच, वो सब कुछ। और पिलो बुक, वो तो जैसे रोज की बातें हैं, है ना? बिल्कुल सही। शोनागॉन की पिलो बुक तो उस वक्त की पसंद नापसंद, रीति रिवाज, इन सब पर एक बहुत ही पैनी नजर डालती है। दोनों से पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा बहुत अमीर तबका अपनी ही दुनिया में रहता था, जैसे एक बुलबुले में। हाँ कह सकते हैं, बाहर की दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ। और गेंजी की कहानी में जैसे आपने कहा रिश्ते हैं, प्रेम प्रसंग है, पर वो फुहड़ नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें अश्लीलता नहीं है, जोर मानवीय भावनाओं की बारीकियों पर है। इच्छाएं हैं, अफसोस है, एक तरह की उदासी भी है। उदासी मतलब सुंदरता के साथ। हाँ, यही तो खास बात है। इसे मोनोनो अवारे कहते हैं, चीजों के नश्वर होने का एहसास और उससे जुड़ी एक मीठी सी उदासी। एक तरफ तो रंगीन कपड़े, बड़े बड़े जल से दिखावा, और दूसरी तरफ उतनी ही अहमियत सादगी को, भावनाओं की गहराई को, संयम को दी जाती थी। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। जैसे वो मंत्री थे फुजिवारा मोरोसुके, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नियम बनाए थे। अरे हाँ, वो हिदायतें मशहूर हैं, रोज सुबह उठकर पता नहीं कौन से तारे का नाम लेना, शीशा देखना। हाँ, और शुभ अशुभ दिन देखकर नहाना, कम बोलना, मतलब काफी अनुशासन वाली जिंदगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिखावा नहीं था, माना जाता था कि इनसे जीवन में सफलता मिलती है, आत्मनियंत्रण, परिवार के लिए जिम्मेदारी और एक तरह की सादगी, इन पर जोर था। तो शानो शौकत के बीच भी एक सादगी का पहलू था। हाँ, निजी जीवन में। और कला में भी ऐसा ही कुछ था। मैंने सुना है चित्रकारी में बहुत भड़कीलापन पसंद नहीं करते थे। सही बात है, साधारण चीजों को खूबसूरती से बनाना असली कला मानते थे, सिर्फ आंखें चौंधिया देना नहीं। और लिखावट, कैलीग्राफी का तो बहुत ही ज्यादा महत्व था। उससे चरित्र का पता चलता था, ऐसा मानते थे। हाँ बिल्कुल, लिखावट को तो आत्मा का आईना ही मानते थे। और सुंदरता के पैमाने वो भी बड़े अजीब थे शायद, लंबे बाल जमीन तक। हाँ, स्त्रियों के लिए आदर्श था लंबे, काले, घने, एकदम सीधे बाल जो चलते हुए जमीन को छुएं। बाप रे। और त्वचा? त्वचा जितनी गोरी हो उतना अच्छा। पाउडर वगैरह का खूब इस्तेमाल होता था। और एक और बात, शरीर दिखाना मतलब नग्नता, वो बहुत ही बुरा माना जाता था। तो ये समाज सुंदरता और सलीके में डूबा था, लेकिन साथ में अंधविश्वास भी बहुत थे। आपने वो दिशाओं वाला बताया था, काता तागे। हाँ, कतात आगे, मतलब दिशाशूल जैसा कुछ समझ लीजिए। कुछ दिशाएं किसी खास दिन अशुभ मानी जाती थी, उधर जाना मना था। तो फिर लोग क्या करते थे, रुक जाते थे? हाँ, या तो घर पे ही रुक जाते थे, जिसे मोनोइमी कहते थे, मतलब एक तरह का परहेज का दिन, या फिर रात कहीं और बिताकर दिशा बदल कर जाते थे। अच्छा, और बीमारियां, उनका क्या? बीमारियों का कारण मानते थे बुरी आत्माओं को या किसी देवता का नाराज हो जाना। तो इलाज कैसे होता था? डॉक्टर ने? डॉक्टर से ज्यादा ओमियोजी तांत्रिकों या बौद्ध भिक्षु का काम था। वो मंत्र पढ़ते थे, झाड़ फूक करते थे, बुरी शक्तियों को भगाने के लिए। यहाँ तक कि सम्राट भी ये सब मानते थे? हाँ हाँ बिल्कुल, सम्राट और पूरा दरबार इन नियमों को बहुत सख्ती से मानता था। इसमें वो चीनी ज्योतिष और उनकी अपनी शिंटो मान्यताएं सब मिली जुली थी। ये तो हुई दरबारी जिंदगी की बात है, लेकिन इसी वक्त सत्ता में भी कुछ चल रहा था, है ना? वो क्लॉइस्टर्ड सरकार वाली बात। हाँ, वो एक बड़ा दिलचस्प मोड़ था। सम्राट क्या करते थे कि अपने किसी छोटे बेटे या पोते को गद्दी पर बिठा देते थे और खुद रिटायर हो जाते थे। रिटायर होकर मतलब ताकत छोड़ देते थे? नहीं नहीं, पर्दे के पीछे से असली ताकत उन्हीं के हाथ में रहती थी। ये एक तरीका था वो जो शक्तिशाली फुजीवारा परिवार था ना, उसके असर को कम करने का। अच्छा, ये चाल थी? हाँ कह सकते हैं। इससे नए तरह के लोग भी सत्ता के करीब आए, जैसे पढ़े लिखे लोग या प्रांतों के अमीर जमींदार जो सीधे सम्राट के वफादार थे। तो मतलब सत्ता धीरे धीरे पुराने दरबारियों के हाथ से निकल रही थी? बिल्कुल, केंद्र कमजोर हो रहा था और प्रांतों में वहां असली ताकत बन रही थी। यहीं से वो योद्धा वर्ग वाली बात शुरू होती है। हाँ, वो जमीन का पुराना सरकारी सिस्टम तो खत्म ही हो गया था। अब बड़ी बड़ी जमीनें थी, शोएन, जिन पर टैक्स नहीं लगता था, ये ताकतवर लोगों या मंदिरों के पास थी। और छोटे किसानों का क्या? छोटे किसान या जमींदार अपनी सुरक्षा के लिए इन्हीं बड़े शोएन मालिकों या फिर स्थानीय योद्धाओं पर निर्भर हो गए। यहीं से वो तायरा और मिनामोतो कुल सामने आए। बिल्कुल, तायरा और मिनामोतो दोनों असल में शाही खानदान की ही शाखाएं थे, जिन्हें राजधानी से दूर भेज दिया गया था। अब वो बड़े जमींदार और योद्धा बन गए थे। शुरू में तो वो फुजिवारा के लिए ही लड़ते थे, लेकिन फिर खुद इतने ताकतवर हो गए कि सरकार को ही चुनौती देने लगे, जैसे वो मासाकादो का विद्रोह। हाँ, मासाकादो और बाद में तादत्सुने, इन विद्रोहों ने दिखा दिया कि अब ये प्रांतीय योद्धा क्योटो के काबू से बाहर हो रहे हैं। और मिनामोतो परिवार ने इन विद्रोहों को दबाया। हाँ, खासकर मिनामोतो योरिनोबु जैसे नेताओं ने। इससे उनकी ताकत और इज्जत दोनों बढ़ी। वो अब सिर्फ किराए के सैनिक नहीं रहे। और फिर आए मिनामोतो योरितोमो, उन्होंने इन सब योद्धाओं को एक साथ किया। सही, योरितोमो ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने राजधानी क्योटो से दूर कामाकुरा में अपना बेस बनाया। ये अपने आप में एक बयान था। और फिर उसने अपनी सरकार बनाई, बाकुफू। हाँ, बाकुफू मतलब टेंट की सरकार, एक मिलिट्री सरकार। उसने पूरे देश में अपने वफादार योद्धाओं को नियुक्त किया, जमीन का हिसाब रखने के लिए जीतो और प्रांतों में शांति बनाए रखने के लिए शुगो। ये तो पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा हो गया, एक तरह की सैन्य तानाशाही। हाँ, बदलाव बहुत बड़ा था, पर योरितोमो खुद बड़ा परंपरावादी था। ये अजीब लगता है ना? परंपरावादी कैसे? उसने कभी सम्राट के पद को खत्म नहीं किया, क्योटो के दरबार को भी बने रहने दिया। उसने बस उसके समानांतर अपनी ताकत खड़ी कर दी और असल में उसी को कंट्रोल कर लिया। तो उसने योद्धाओं के लिए एक नया सिस्टम तो बनाया, पर पुराने सिस्टम का दिखावा करता रहा। बिल्कुल, वो हमेशा पुराने शाही कानूनों और रीतियों का ही हवाला देता था अपने कामों को सही ठहराने के लिए। ये सोचने वाली बात है कि ये उसका सच में सम्मान था या अपनी सत्ता को मजबूत करने का एक स्मार्ट तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापानी इतिहास के एक बहुत ही खास दौर की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा समय जब योद्धाओं का बोलबाला था। वही एक अनोखी युद्ध सरकार। ये कैसे बनी, कैसे चली और फिर खत्म कैसे हुई, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत कहां से होती है? मतलब ये योद्धा वर्ग अचानक से कैसे सत्ता में आ गया? क्या ये सब पहले से तय था? नहीं, अचानक तो बिल्कुल नहीं। असल में इसकी जड़ें जमीन के मालिकाना हक की पुरानी व्यवस्था, जिसे शोएन कहते थे, उसके टूटने में थी। अच्छा, वो शोयन व्यवस्था। हाँ, वो जब कमजोर पड़ी तो जैसे योरिटोमो जैसे ताकतवर नेताओं को मौका मिला, उन्होंने कामाकुरा को अपना केंद्र बनाया और एक नई तरह की मालिक सेवक व्यवस्था शुरू की। बिल्कुल, ये पूरी व्यवस्था असल में जमीन, वफादारी और सुरक्षा के आपसी लेन देन पर टिकी थी। मतलब जमीन के बदले वफादारी और सुरक्षा। हाँ, कुछ ऐसा ही। जमीन यानी जागीरें, जिन्हें मानोर भी कहते हैं, उन पर कई लोगों के अधिकार होते थे। बहुत जटिल था ये। तो फिर शक्तिशाली संरक्षक जरूरी हो गए होंगे। बिल्कुल, और यहीं से फिर केनिन और समुराई जैसे योद्धा वर्ग सामने आए।
समाज में एक बहुत ही सख्त ढांचा बन गया था, किसान कारीगर सब अपनी अपनी जगह पर। और इन योद्धाओं की मतलब समुराई की पहचान क्या थी, उनके उसूल क्या थे? हमने सुना है एक आचार संहिता के बारे में, बुशिडो। हाँ, बुशिदो। हालांकि ये नाम बाद में ज्यादा प्रचलित हुआ। इसके मूल सिद्धांत थे अपने मालिक के लिए अटूट वफादारी, इज्जत, जरूरत पड़ने पर जान दे देना। जान दे देना। हाँ, आत्म बलिदान, और ये सब बिना किसी इनाम के लालच के। कर्तव्य सबसे ऊपर। कोई कहानी है इसकी, जैसे कोई मिसाल? कई हैं, जैसे हाताकेयामा शिगेतादा थे, जिन्होंने झूठी कसम खाने से इनकार कर दिया, कहा योद्धा का वचन ही काफी है। या फिर मिनामोतो योशितोमो, जिन्होंने हारने पर भागने की बजाय लड़ते हुए मरना चुना। वाह, काफी आदर्शवादी बातें हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही था, मतलब असल जिंदगी में भी? नहीं, हमेशा नहीं। इसमें विरोधाभास भी थे। जैसे होजो शिगेतोकी की सलाहें हैं, काकुन जिन्हें कहते हैं, वो काफी व्यवहारिक थी। अच्छा, क्या सलाह थी? वो सिर्फ वफादारी पर नहीं, बल्कि अच्छे नेतृत्व, निष्पक्ष होने और लोगों से सही बर्ताव करने पर भी जोर देती थी। ये यूरोप की शूरवीरता से थोड़ा अलग था, खासकर मालिक के प्रति बिना शर्त समर्पण के मामले में। ठीक है, तो योरितोमो जिन्होंने ये शुरू किया, उनके बाद क्या हुआ? क्या उनके बेटों ने सत्ता संभाली? संभाली तो, लेकिन असली ताकत उनके हाथ में रही नहीं। योरितोमो के बाद उनकी पत्नी का परिवार, होजो परिवार, ज्यादा ताकतवर हो गया। होजो परिवार? हाँ, वो शिक्केन बन गए, यानी रीजेंट या संरक्षक, और वो नाम के शोगुन के पीछे से राज चलाते थे। मतलब असली कंट्रोल होजो के पास था। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए हिक्की और वाडा जैसे दूसरे शक्तिशाली परिवारों के विद्रोहों को भी कुचला। इसी समय में शाही दरबार और कामाकुरा सरकार के बीच भी तनाव बढ़ा था। वो जोक्यू विद्रोह का जिक्र आता है। हाँ, 1221 में शाही दरबार ने सत्ता वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कामाकुरा की योद्धा सरकार बाकुफू जीत गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा बड़ा अहम था। सम्राट को देश निकाला दे दिया गया। जिन्होंने विद्रोह किया था, उनकी जमीनें छीनकर वफादार योद्धाओं में बांट दी गई। अच्छा। और क्योटो में बाकुफू के दफ्तर रोकोहारा तंदाए बनाए गए, ताकि शाही गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। और फिर वो जुएई फॉर्मूलरी 1230 की बुक क्या थी? वो योद्धाओं के लिए बनाए गए पहले लिखित व्यावहारिक नियम थे। इसमें कानूनी बारीकियों से ज्यादा तर्क, मतलब दोरी और निष्पक्षता पर जोर था। फिर एक बड़ा बाहरी खतरा आया, मंगोल। हाँ, मंगोल साम्राज्य। उस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे। उन्होंने जापान से कहा कि उनकी अधीनता स्वीकार करो। और जापान ने? बाकुफू ने साफ इनकार कर दिया। मंगोलों के लिए तो जापान एक छोटा सा देश था। फिर तो हमला हुआ होगा। हाँ, और एक नहीं, दो बड़े हमले हुए। 1274 और 1281 में। बहुत बड़ी सेना थी मंगोलों की, मंगोल, चीनी, कोरियाई सैनिक। और जापान ने कैसे सामना किया? जापानी योद्धा बहुत बहादुरी से लड़े, और दोनों ही बार किस्मत से कहिए या जैसे भी भयंकर तूफान आए। तूफान? हाँ, जिन्हें जापानियों ने कामिकाजी कहा, यानी दैवीय हवा। इन तूफानों ने मंगोलों के जहाजी बेड़े तबाह कर दिए। जापान बच गया। कमाल है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, ऐसा लगता है कि इसी जीत ने बाद में मुश्किल खड़ी कर दी। बिल्कुल सही, जीत तो गए, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। कैसे? देखिए, हजारों योद्धा लड़े थे, अब वो इनाम चाहते थे, लेकिन मंगोलों से कोई जमीन या दौलत तो मिली नहीं जिसे बांटा जा सके। बाकुफू का खजाना खाली हो गया। ओह, तो योद्धा नाराज हो गए? बहुत ज्यादा। उनमें असंतोष फैल गया। सरकार ने कर्ज माफी के आदेश तोकू से ही निकालने की कोशिश की, पर वो भी कामयाब नहीं हुए, बल्कि अर्थव्यवस्था और बिगड़ गई। और इसका असर राजनीति पर भी पड़ा होगा। जाहिर है, आर्थिक दिक्कतों के साथ साथ राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ गईं। बाद के जो होजो नेता थे, वो पहले जैसों जितने काबिल नहीं थे। अंदरूनी साजिशें बढ़ गईं, जैसे अदाची घटना, जिसमें होजो ने एक बड़े योद्धा परिवार को खत्म कर दिया। इससे आपस की फूट और बढ़ गई। योद्धाओं का गुस्सा बढ़ता गया होगा। हाँ, और ऊपर से राजगद्दी के लिए भी दो शाही खानदानों में झगड़ा चल रहा था। एक अस्थिर समझौता था कि बारी बारी से राजा बनेंगे। इसी का फायदा उठाया किसी ने? हाँ, सम्राट गोदाइगो ने। उन्होंने इस बढ़ते असंतोष और अस्थिरता का फायदा उठाकर बाकुफू को चुनौती दी, और आखिरकार 1333 में कामाकुरा बाकुफू का पतन हो गया। तो मतलब बाहरी दुश्मन से तो जीत गए, लेकिन अंदरूनी समस्याएं ले डूबी। बिल्कुल। संक्षिप्त में कहें तो जमीन और वफादारी पर एक योद्धा राज बना, समुराई की आचार संहिता ने उन्हें पहचाना दी, होजो रीजन्स ने ताकत संभाली, मंगोलों का सामना किया, लेकिन आखिर में आर्थिक बोझ, नेतृत्व की कमी और आपसी झगड़ों ने ही इस ताकतवर व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है ये जानकारी और ये बातचीत सुनने वालों के लिए दिलचस्प और उपयोगी रही होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये तरीका सही लगा? हमें जरूर बताएं, ताकि हम आगे और बेहतर कर सकें। और हाँ, एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी बाहरी कामयाबियों के अंदर ही पतन के बीज छुपे होते हैं?